सो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने टॉपिक देखा हाउ टू ट्रेड लाइक अ बैंक। अगर आपको ये लगता है कि बैंक्स चार्ट्स को देख के ट्रेड करता है तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि बैंक सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को देखकर प्राइस एक्शन और स्ट्रेटेजीज या कोई भी एसएमसी देखकर ट्रेड नहीं करता। बैंक के लिए जो मेन चीज होती है वो ऑर्डर फ्लो प्लस इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कोर्स मैंने अभी शुरू किया है। इससे पहले 2 वीडियो और बनी हुई है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो आपको एज अ बैंक ट्रेड करने में मदद करेगा, एज अ बैंक के पर्सपेक्टिव में ट्रेड करने में मदद करेगा। अगर आप सीरियस हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं जो कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस नहीं किया है। तो अभी जो है हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 5 कमोडिटी करेंसीज। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके कोर्स पे जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देख सकते हैं। कमोडिटी करेंसीज वो करेंसी होती है जो कि इंटरलिंक होती है किसी ना किसी कमोडिटी के साथ। अगर मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, एनजेडी, एनओके, ये कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो कि इनसेपरेबली लिंक्ड है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। और अगर आप मास्टर कर लेते हैं साइकिल ऑफ कमोडिटी तो आप जो है मास्टर कर लेंगे साइकिल ऑफ करेंसीज, क्योंकि कमोडिटी के अंदर चेंजेस आने की वजह से करेंसीज के अंदर चेंजेस आएंगे, और करेंसीज के अंदर चेंजेस आने की वजह से कमोडिटी के अंदर चेंजेस आएंगे, जो कि आप बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो इसका जो कनेक्शन है वो आयरन ओर, कोल, गोल्ड, एलएनजी के साथ है। अभी ये जो है एलएनजी एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ एलएनजी नहीं, आयरन, कोल, गोल्ड और एलएनजी जो है 60% एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अब अगर चाइना को 60% एक्सपोर्ट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो हम एज अ एयूडी को प्रॉक्सी ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक हेल्थ कहते हैं। प्रॉक्सी मतलब क्या है? अगर आपको चाइना की इकोनॉमिक हेल्थ को समझना है तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर की करेंसी के मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा कि चाइना के ग्लोबल और इकोनॉमिक हेल्थ क्या है। एलएनजी जो है ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिंक्ड है एयूडी से, और ये सब जो है एक्सपोर्ट होता है चाइना को, जो कि ऑस्ट्रेलिया करता है। अब आता है कैड, कनेडियन डॉलर। इसमें क्या है? ऑयल, सैंड्स, क्रूड, लंबर, व्हीट, ये सारी चीजें कनेक्टेड है कनेडियन डॉलर से। यूएसडी कैड इनवर्सली कोरिलेटेड टू डब्ल्यूटीआई ऑयल प्राइसेस। जो डब्ल्यूटीआई ऑयल प्राइसेस है उसके साथ जो है इनवर्सली कनेक्टेड है यूएसडी कैड। अभी जो डब्ल्यूटीआई ऑयल प्राइसेस है ये क्या है? ये जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट टेक्सास इंटरमीडिएट बेंचमार्क होता है, जो कि ऑयल प्राइसेस को मेजर करने में मदद करता है। अभी आप देखेंगे एनजेडी, न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि डेयरी, मीट, वूल, इन सभी चीजों से कनेक्टेड है, और ये बहुत ज्यादा रिस्क सेंसिटिव होता है, जिसका कोरिलेशन है एयूडी के साथ, बट मोर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब इंटरनली। एनओके, नॉर्वेगियन क्रोन, जो नॉर्थ सी ऑयल्स है, इसका कोरिलेशन किसके साथ है? एनओके के साथ, क्योंकि यूरो नॉक फॉल होता है व्हेन ऑयल राइसेस। जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो यूरो नॉक फॉल होता है। नॉर्वे SWF इज वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये जो नॉर्वे का SWF है ये पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वो है, 1.4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू रखता है। BRL, एग्रीकल्चर पावर प्लस ऑयल, पेट्रोबेस, जो कि हाईली पॉलिटिसाइज्ड है, पॉलिटिकल इफेक्ट्स बहुत इस पे होते हैं। ZAR, ये जो है आपका गोल्ड, प्लेटिनियम, माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अभी जो ZAR है ये बहुत ही ऐसी करेंसी है जो कि हमने बहुत कम ही सुना हुआ है। ये आपका है साउथ अफ्रीकन रैंड, जिसको हम ZAR कहते हैं। मतलब अगर आप करेंसी पेयर में ZAR सर्च करेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि ये साउथ अफ्रीकन रैंड है, जिसके अंदर गोल्ड, प्लेटिनियम, माइनिंग सेक्टर्स ये डोमिनेट करता है। अब हम समझ रहे हैं कोरिलेशंस बिटवीन टू नेचुरल रिसोर्सेज प्लस करेंसी। अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ये जो पेयर है अभी आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि ये है,
ये पेयर। अभी आपको ये पेयर दिख रहा होगा, ये है आपका बेस करेंसी, ये है आपका कोट करेंसी। मार्केट जब भी ये पेयर ऊपर जाएगा इस तरह, इट मींस आपका एयूडी वो बढ़ रहा है और यूएसडी वो फॉल हो रहा है। तो आपका एयूडी यूएसडी जो है इसका कोरिलेशन आयरन ओर के साथ है, जो कि प्लस 0.75 है। ये स्टैंडर्ड एविएशन में कैलकुलेशन होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग, पॉजिटिवली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आयरन ओर ऊपर जा रहा है तो एयूडी यूएसडी भी ऊपर जाएगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यूएसडी कैड वर्सेस डब्ल्यूटीआई ऑयल। तो जो कैड है और डब्ल्यूटीआई ऑयल है, इसका रिलेशन -0.80 है, जो कि इनवर्सली कोरिलेटेड है। एनजेडी यूएसडी वर्सेस ग्लोबल डेयरी इंडेक्स, जो कि 0.65 का कोरिलेशन रखता है। अगर पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर यूएसडी नॉक बढ़ रहा है तो जो क्रूड बैंड है वो फॉल होगा। एयूडी यूएसडी वर्सेस चाइना पीएमआई, अगर आपको ये देखना है एयूडी यूएसडी के पेयर के साथ आप चाइना के पीएमआई देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 0.68 है, मतलब ये भी स्ट्रांगली पॉजिटिव कनेक्शन है इसके अंदर, पॉजिटिवली रिलेशन में। गोल्ड प्राइस वर्सेस एयूडी यूएसडी, ये भी पॉजिटिवली जो है कोरिलेटेड है 0.60 के। When commodities rise, जब commodities बढ़ेगी तो commodity currencies rise जनरली, तो commodities की currencies जनरली rise होती है, जो कि मैंने अभी आपको बता था। एक्सेप्शन क्या है? If global recession fears dominate, global recession fears डोमिनेट करता है, ये इमोशनल सेंटिमेंट है, जैसे मैंने अभी आपसे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ कंडीशन। जब कभी भी रिस्क ऑफ कंडीशन होगा तो आपको ये कोरिलेशन के साथ समझना पड़ेगा कि चीजें वर्क नहीं करती। ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, रिस्क ऑफ कैन ओवरवेल्म कमोडिटी सपोर्ट। तो ये जो रिस्क ऑफ की सिचुएशन है इसके अंदर कमोडिटी का सपोर्ट का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। ऑयल एंड करेंसी मार्केट्स, द डीप कनेक्शन। अब हम समझते हैं कि ऑयल और करेंसी मार्केट कैसे डीप कनेक्टेड है। पेट्रो करेंसीज वो करेंसीज होती हैं जिसका कनेक्शन पेट्रोलियम के साथ होता है। गेन व्हेन ऑयल राइसेस, तो ये वो करेंसीज होती हैं जो तब ग्रो करती हैं, इनकी वैल्यू तब प्राइस तब बढ़ती है जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है। जैसे कनेडियन डॉलर, एनओके, आरयूबी, एमएक्सएन, एईडी, एसएआर, तो ये सारे वो करेंसीज है जिनकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल इंपोर्टर्स कौन कौन है? हर्ट व्हेन ऑयल राइसेस, तो जितने भी ऑयल इंपोर्टर्स हैं इनकी वैल्यू फॉल होती है जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी मैं बताता हूं क्यों। सपोज जापानीज येन है, ये इंपोर्टर है, मतलब सीएडी ये एक्सपोर्टर है। ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो जापानीज येन में ज्यादा पेमेंट इनको देना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो इनको इंपैक्ट पड़ेगा, लॉस होगा। और जो कैड है इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कनाडा को क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो हमें इसके अंदर इकोनॉमिकली इनके रिलेशंस को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम डिकोड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये वो करेंसीज होती है जो कमजोर होती है एक्सपेंसिव ऑयल के वजह से। जब भी ऑयल का प्राइस बढ़ेगा ये करेंसीज वीक जाएगी। यूएसडी ऑयल प्राइसिंग, ऑल ऑयल इज प्राइस्ड इन यूएसडी। तो जितने भी ऑयल्स हैं, जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है, मैंने प्रीवियस कोर्स के अंदर बताया था कि लगभग जो है 87 to 88% ग्लोबल ट्रेड वो यूएसडी में होता है। व्हेन ऑयल डिमांड राइजेज, जब कभी भी ऑयल का डिमांड राइज होता है, सो डज यूएसडी डिमांड राइजेज, बिकॉज ऑयल के प्राइस को पे करने के लिए हमें यूएसडी की ही रिक्वायरमेंट होगी।
हमें चीजें यूएसडी में ही लेना पड़ेगा। इस वजह से ऑयल से हम ट्रैक कर सकते हैं कि यूएसडी का प्राइस कितना बढ़ने वाला है। ओपेक डिसीजन एंड फॉरेक्स। तो जो ओपेक है ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सपोर्ट देखता है ऑयल का। तो इसके अंदर क्या है कि एवरी ओपेक मीटिंग, जब भी ओपेक की मीटिंग होती है, मेजर फॉरेक्स इवेंट, ये फॉरेक्स का बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। प्रोडक्शन कट्स, जब भी प्रोडक्शन कट होता है ऑयल राइजेस, ऑयल की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। ऑयल की कीमत बढ़ने से सीएडी राइज होता है और जापानीज येन आईएनआर वीकन्स। क्योंकि हम क्या है, हम इंपोर्टर्स हैं और कैड क्या है, ये एक्सपोर्टर्स हैं। तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है और हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इस वजह से हमारी जो करेंसी है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। रियल एग्जांपल देखें 2014 का ऑयल क्रैश में, तो WTI फेल फ्रॉम 100 टू 45। ये एक बेंचमार्क है और इसी से ऑयल की प्राइस कैलकुलेट होती है। तो ये $100 की प्राइस से सीधा 45 पे आ गया। इट मीन्स $55 जो है वो फॉल हो गया। USD CAD surged from 1.06 to 1.47। जो USD CAD है ये 1.06 से 1.47 पे आ गया। CAD लॉस 28%। तो जो कनाडा का वैल्यू था वो 28% कम हो गया। अच्छा, अब इस रिलेशन को समझना, मैं इंटरलिंक करने वाला हूं, अब थोड़ा फोकस से समझना। WTI इज ऑयल का प्राइस, ऑयल का प्राइस कम हुआ। USD CAD ये एक ऐसा करेंसी पेयर है जिसमें USD क्या है, बेस, CAD क्या है, कोट, CAD इज कोट। इट मींस $1 लेने के लिए हमें कितना कनेडियन डॉलर देना पड़ेगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, $1 लेने के लिए हमें 1.06 कनेडियन डॉलर पे करना था। फिर क्या हुआ, ऑयल का प्राइस गिरा, तो इट मींस कनेडियन डॉलर भी फॉल हुआ। जैसे ही कनेडियन डॉलर फॉल हुआ, ये जो करेंसी है इसका इंपैक्ट क्या होगा, करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, करेंसी की प्राइस बढ़ गई। अब हमें $1 लेने के लिए 1.47 कैड पे करना पड़ रहा है। इट मींस कनेडियन डॉलर फॉल हो गया, जो कि 28% फॉल था। और जो रशियन रेबल है वो 50% लॉस्ट हो गया वर्सेस यूएसडी। होपफुली आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट करेंसीज, नेचुरल रिसोर्सेज, और ये जो करेंसी पेयर का एग्जांपल है ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया, तो आपका अब दिमाग कनेक्ट कर पाएगा चीजों को। रियल एग्जांपल 2022 एनर्जी क्राइसिस आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन, NOK surged 8% as Norway natural gas export to Europe exploded in value। तो जो NOK है वो बहुत ही स्ट्रांगली 8% जो है उसके अंदर चेंज आया, क्योंकि नॉर्वे का जो नेचुरल एक्सपोर्ट है वो यूरोप को, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो गई। गोल्ड एंड AUD। ऑस्ट्रेलियन इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का। तो AUD और USD एंड गोल्ड प्राइस हैव 60% कोरिलेशन। गोल्ड फॉल्स ड्यूरिंग USD स्ट्रेंथन। इसका एग्जांपल और अच्छे से मैं समझाता हूं। गोल्ड का जो वैल्यू है आप देखोगे, करेंसी नेम वो है XAU USD। XAU USD। अभी आपको दिख रहा है AUD और XAU गोल्ड दोनों बेस पेयर है। USD दोनों में क्या है, दोनों में USD एज अ कोट करेंसी है। तो अगर AUD बढ़ेगा तो गोल्ड फॉल होगा, सेम गोल्ड बढ़ेगा तो USD फॉल होगा। तो ये हमें एक रिलेशनशिप बताता है
जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर और गोल्ड के बीच में है। अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा EIA का वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट देखना है, जो कि वेडनेसडे को आता है। ओपेक की मीटिंग्स देखनी है क्वार्टरली की क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और चाइना का स्टील PMI डाटा देखना है, जिससे आपको कमोडिटी करेंसी के सिग्नल्स मिले। तो अगर आपको गोल्ड ट्रेडिंग पसंद है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत यूजफुल है, जो कि आपको गोल्ड के अंदर इम्पैक्ट बताने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल बैंक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। द मोस्ट पावरफुल प्लेयर इन फॉरेक्स मार्केट, वो क्या है? सेंट्रल बैंक। इट इज द मोस्ट पावरफुल प्लेयर इन फॉरेक्स मार्केट। अंडरस्टैंडिंग हाउ जियोपॉलिटिकल फोर्सेस ड्राइव सेंट्रल बैंक डिसीजन एंड हाउ सेंट्रल बैंक डिसीजंस मूव करेंसीज। कैसे जियोपॉलिटिकल फोर्सेस जो है सेंट्रल बैंक को ड्राइव करते हैं, उसके डिसीजंस को ड्राइव करते हैं, और कैसे सेंट्रल बैंक डिसीजंस जो है करेंसीज को ड्राइव करते हैं, वो समझते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व, तो यह है फेड, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CB ग्लोबली। तो ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया का। डुअल मैंडेट, ये दो तरह से मैंडेट करता है चीजों को, प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। सेट्स दी ग्लोबल रेट बेंचमार्क, और जो फेड है वही ग्लोबल रेट बेंचमार्क जो है सेट करता है। व्हेन फेड हाइक्स, जब कभी भी फेड हाइक होता है, बढ़ जाता है, उसके रेट्स बढ़ जाते हैं, एंटायर वर्ल्ड फील सीट, और इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है, जिसको हम ट्रिफिन डायलेमा के थ्योरी से भी समझ सकते हैं। अगला आता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक 20 नेशंस कॉन्सेंसस चैलेंज। सिंगल मैंडेट की तरह चलता है, प्राइस स्टेबिलिटी जो कि 2% इन्फ्लेशन पे होता है। नेगेटिव रेट्स प्योनियर 2014-2022 के अंदर हुआ था। यूरो USD मोस्ट लिक्विड पेयर, सबसे ज्यादा लिक्विड पेयर यूरो USD है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है, 1694 में, इंडिपेंडेंट सिंस 1997। पोस्ट ब्रेक्सिट आइडेंटिटी चैलेंजेस, GBP वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल G10 करेंसी। तो जितने भी G10 करेंसीज हैं, ग्लोबल 10 करेंसीज, उसमें GBP आता है, और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये भी होता है। बैंक ऑफ जापान BOJ, इन्वेंटर ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग 2001। यील्ड कर्व कंट्रोल पॉलिसी यूनिक ग्लोबली, यानी इनका एक पॉलिसी है यील्ड कर्व कंट्रोल, ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये ओन्स 50% ऑफ JGBS, हैज बिगेस्ट बैलेंस शीट रिलेटिव टू GDP ऑफ एनी मेजर सेंट्रल बैंक। तो ये सारी सेंट्रल बैंक्स की जो है क्वालिटीज है। पीपल बैंक ऑफ चाइना नॉट ओनली इंडिपेंडेंट, टेक्स डायरेक्शन फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, मैनेजर CNY विद इन बैंड्स, मैसिव FX रिजर्व 3.2 ट्रिलियन, वेपनाइजेस एक्सचेंज रेट। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है INR की स्टेबिलिटी, इंटरवीन करता है फ्रीक्वेंटली। इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, मेकिंग RBI इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से RBI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल E-रूपी अभी इन्होंने प्लॉट किया है। तो की प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रल बैंक रिएक्ट करता है जियोपॉलिटिक्स की कंडीशंस को। अ वॉर फोर्सेस इमरजेंसी रेट डिसीजन, जब कभी भी वॉर होता है तो उसके वजह से इमरजेंसी रेट डिसीजंस लेने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक को। और इलेक्शंस फोर्स पॉलिसी कॉशन, और इलेक्शन क्या करता है, वो पॉलिसी कॉशन को अपनाने के लिए फोर्स करता है। सैंक्शंस रिक्वायर रिजर्व मैनेजमेंट, और जितनी भी सैंक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर हमें रिजर्व मैनेजमेंट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मेरे लिए था, अभी आपके लिए ये कि आप क्या करो, फेड रेट डिसीजन देखो 2022 से 24, और देखो उससे किस किस करेंसी में इफेक्ट आया है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल बैंक के डिसीजंस। अब आता है हाउ जियोपॉलिटिक्स फोर्सेस सेंट्रल बैंक डिसीजन। तो जियोपॉलिटिक्स कैसे सेंट्रल बैंक के डिसीजंस को चेंज करता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट और सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स। ये एग्जांपल है, वॉर हुआ, जब कभी भी वॉर होता है इमरजेंसी रेट कट हो जाता है या होल्ड कर देते हैं, करेंसी इंटरवेंशन होता है, और लिक्विडिटी इंजेक्शन टू बैंकिंग सिस्टम। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होता है। सैंक्शंस, रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स, CBDC डेवलपमेंट।
ट्रेड वॉर, जब कभी भी ट्रेड वॉर सिचुएशन होती है, रेट एडजस्टमेंट होता है मैनेज करने के लिए एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिवनेस को, जिससे फॉरेक्स रिजर्व को इस्तेमाल किया जाने लगता है। एनर्जी क्राइसिस, जब कभी भी एनर्जी क्राइसिस होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन शॉक होता है, फोर्स करता है, इन्फ्लेशन शॉक फोर्सेस रेट हाइक्स। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, रेट हाइक्स हो जाते हैं इवन इन वीक इकोनॉमी, भले इकोनॉमी कितनी भी वीक हो स्टिल। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशनरी ट्रैप। आगे आते हैं इलेक्शन अनसर्टेनिटी, सडनली इलेक्शन आ रहे हैं और चीजें चेंज हो जाती है। सेंट्रल बैंक गोज क्वाइट, सेंट्रल बैंक शांत हो जाती है, वेट फॉर पॉलिसी क्लैरिटी बिफोर एक्टिंग, और पॉलिसी बनने का इंतजार करती है किसी भी एक्ट को करने से पहले। ग्लोबल पेंडेमिक जब भी आता है तो कोऑर्डिनेट करती है ग्लोबल सेंट्रल बैंक एक्शन के साथ, जीरो रेट प्लस मैसिव क्यूई साइमल्टेनियसली। अभी फेमस सेंट्रल बैंक जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स के एग्जांपल्स को समझते हैं। अभी ये चीज मैंने बहुत जल्दी कवर की है क्योंकि ये चीज आप इंटरनेट पे जाके खुद से रीड करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। बाकी मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि इन इन चीजों को सेंट्रल बैंक करती है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में। 2008 एग्जांपल, फेड क्रिएट स्वैप लाइंस विद 14 सेंट्रल बैंक्स, ग्लोबल डॉलर बैकस्टॉप, ग्रेटेस्ट सेंट्रल बैंक कॉर्पोरेशन इन हिस्ट्री। तो जब फेड 2008 में फेड ने क्या किया था, स्वैप लाइन क्रिएट किया था 14 सेंट्रल बैंक के साथ और कोऑपरेशन किया था सबके साथ। 2015 एसएनबी रिमूव्स यूरो सीएचएफ फ्लोर, बिगेस्ट फॉरेक्स शॉक ऑफ 2010, सीएचएफ प्लस 38% इन मिनट्स। इन्होंने सीएचएफ का जो फ्लोर था वो रिमूव कर दिया एंड सीएचएफ का जो ग्रोथ है प्लस 38% इन मिनट्स। अभी यहाँ पे सीएचएफ फ्लोर क्या है ये मैं आपको नहीं समझाने वाला, आप इसको सर्च करो और कमेंट में मेरे को बताओ कि सीएचएफ फ्लोर क्या है। 2022 Fed hike 75 BPS 4x in a row, fastest in 40 years, triggered EM currency crisis। तो फेड के रिएक्शंस, जापानीज जो सेंट्रल बैंक है उनके रिएक्शंस, तो उन रिएक्शंस के साथ देखो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे ही जापान के सेंट्रल बैंक स्पेंड करती है $70 बिलियन डिफेंडिंग 145 जेपीआई लेवल, तो अल्टीमेटली टेम्पररी लेवल पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से रिएक्ट कर देता है। 2023 में फेड पॉज कर देता है सिग्नल्स को, तो उससे क्या होता है, यूएसडी फॉल हो जाता है 5% 1 मंथ के अंदर। अभी जो जापान है वो अपने रेट को हाइक कर देता है, तो 17 साल का जो कॉज होता है ग्लोबल कैरी ट्रेड वो चेंज हो जाता है। तो इनके अंदर आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन से जियोपॉलिटिकल चीजें चेंज हो जाती है। अभी आ रहा है मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स दैट शूक फॉरेक्स, 10 लैंडमार्क इवेंट्स एनालाइज्ड थ्रू द लेंस ऑफ करेंसी मार्केट, ईच केस स्टडी कंटेन्स स्पेसिफिक ट्रेडिंग लेसन। हर केस स्टडी एक लेसन को कंटेन करता है। तो आगे की वीडियो नेक्स्ट, उसमें अभी तक से जितना आपको समझ आया इस पे रिसर्च करके मेरे को कमेंट पे बताओ जो भी मेरे क्वेश्चन है, और आगे जो भी वीडियो आएगी इसको और डीपली में लेके जाने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।